वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने एलसीआर परिपथ को समझा था और उसकी जो विशेष स्थितियां थी उसको भी हमने जाना था। आज अपनी इसी कड़ी में बच्चों बात करने वाले हैं अनुनादी परिपथ वगैरह की। लास्ट क्लास में हमने ये जान लिया था कि अनुनाद क्या होता है, अनुनादी परिपथ क्या होता है, अनुनादी परिपथ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। क्विकली अपनी वापस से रिवाइज करने की बात करें तो जब एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाते हैं, एक्स एल क्या चीज़ है, प्रेरणिक प्रतिघात, एक्स सी क्या है, दारित्य प्रतिघात, ये दोनों मान किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में आपस में बराबर हो जाएंगे तो वो परिपथ क्या कहलाएगा, वो अनुनादी परिपथ कहलाएगा। और उस परिपथ की वो जो अवस्था होगी, कौन सी अवस्था, एक्स एल बराबर एक्स सी बराबर होने की जो अवस्था होगी वो अनुनाद कहलाती है। और अनुनादी परिपथ की अपने विशेषताओं की बात की थी कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, आर के तुल्य होता है, तो धारा का मान मैक्सिमम बनेगा क्योंकि प्रतिरोध न्यूनतम है। कलांतर बच्चों 0 होता है। इसी बीच दो धारितीय प्रतिघात होते हैं, उनके मान भी कितने रहते हैं, 0 रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक विशेषताओं की बात की थी। आज बच्चों अपने बात करने वाले अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है? अनुनाद की अवस्था में जो आवृत्ति होगा वो अनुनादी आवृत्ति होगा। और अनुनाद का मतलब क्या हो गया, एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया। तो अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और दारित्य प्रतिघात के मान समान होते हैं तो उस स्थिति में जो आवृत्ति होती है वो उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। अब एफ आर का मान आप निकालोगे कैसे? जैसे एक्स एल बराबर क्या है, एक्स सी है, तो आपको एक्स एल का मान पता होगा। एक्स एल का मान आप लोगों को पता है बच्चों, हमने कितना निकाला था? एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल और एक्स सी का मान कितना होता है, 1 ओमेगा सी। ऐसा हमने जब शुद्ध प्रेरणिक और शुद्ध संधारित्र की बात की थी परिपथ की, उस केस में हमने निकाले थे। एक्स एल का मान कितना होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी का मान कितना होता है, 1 ओमेगा सी। यहाँ पे रेजोनेंस की बात हो रही है, अनुनाद की बात हो रही है, तो ओमेगा आर लगा दोगे, ओमेगा आर। ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति है, तो ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति रेजोनेंस बन जाएगी, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा आर हो गई यहाँ पे। ओमेगा आर को एक स्थान पे असेंबल कर लो, ओमेगा आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, एल इधर आएगा तो क्या बनेगा, एल सी। ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। रेजोनेंस है तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आर हो गया, 1/LC ज्ञात, सॉरी ओमेगा इधर जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई एफ आर, ये कितना बनेगा, सामने स्क्वायर है, रूट आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√LC। यहाँ से आपको एफ आर का मान निकालना है तो एफ आर यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाता है, 1/2 पाई √LC। ये जो समीकरण नंबर 1 आपको नजर आ रही है वो अनुनादी आवृत्ति को रिप्रेजेंट करेगी। एफ आर बराबर क्या होगा, 1/2 पाई √LC। ये अनुनादी आवृत्ति का मान निकल के आ चुका है। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखोगे। तो ये तो बात होगी अनुनादी आवृत्ति की। इसके बाद अपने क्या करेंगे कि जो भी प्रतिरोध होता है, जिसे अपने प्रतिबाधा कहते हैं, अनुनादी परिपथ की बात करेंगे। और उसके पश्चात अपने जो भी अनुनादी आवृत्ति होगी उनके मध्य में वक्र खींचना होगा, यानी कि प्रतिबाधा Z और अनुनादी आवृत्ति FR के मध्य वक्र खींचेंगे। उसके बाद हमें FR अनुनादी आवृत्ति और धारा के बीच में वक्र खींचेंगे। उससे पहले अपने क्या करते हैं, एलसीआर परिपथ के अनुनाद की अवस्था में फेजर आरेख देख लेते हैं कैसे बनेगा। फेजर आरेख कैसे बनाओगे? फेजर आरेख आपको पता है, फिर धारा और वोल्टता के मान कितने रहने वाले हैं। जैसा कि आरोपित वोल्टता यानी कि तात्क्षणिक वोल्टता का मान बच्चों हमेशा V0 sin ओमेगा t होता है। धारा का मान कितना होगा, कलांतर दोनों में 0 होगा। वोल्टता और धारा में कलांतर 0 होता है अनुनादी परिपथ में, तो ये बन जाता है I0 sin ओमेगा t। कलांतर दोनों में 0 रहना चाहिए, यानी कि दोनों का कला कोण है वापस में क्या होगा, एक समान हो जाएगा। तो फेजर आरेख बच्चों ऐसा बनेगा एलसीआर के अनुनाद की स्थिति में कि यहाँ पे आप I0 मान सकते हो, या फिर यूँ कि नहीं, ये सदिश आरेख बनता है। क्या होगा, सबसे पहले आप V0 ओमेगा टी वाले को सेटल करो। ये किसके लिए बन जाता है भाई, ये वोल्टता है एलसीआर परिपथ की, V0 LCR। यहाँ पे एंगल कितना बना, ओमेगा टी बना। इतना ही कला कोण इसका धारा का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I0 बन जाएगा। अब अभी भी आपको सदिश आरेख पता है, हमने सदिश आरेख की लास्ट क्लास में बात की थी। सदिश आरेख में ये था कि जिस रेखा पे I0 होता है उसी रेखा पे कौन होता है, V0R होता है।
तो वी नोट आर, आई नोट, वी नोट, एल सी आर, ये तीनों एक ही सीध में होंगे। अब वी नोट आर के 90 डिग्री आगे कौन होता है? सदी सारे का आपको पता होगा, नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देख लेना। वी नोट एल, और उसके ठीक पीछे कौन होगा? वी नोट सी। ये सदिश आरेख बनेगा, सॉरी फेजर आरेख बनेगा। किसके लिए? एल सी आर परिपथ किस प्रकार का होगा? अनुनादी एल सी आर परिपथ होगा। उसके लिए जो फेजर आरेख है बच्चों वो ऐसा निकल के आता है। अब अपने क्या करने वाले हैं कि ये जो आवृत्ति है और प्रतिबाधा होगी उनके बीच में आरेख खींचेंगे, उसके पश्चात इस आवृत्ति और धारा के बीच में अपने आरेख खींचने वाले हैं। तो देख लेते हैं वो आरेख कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास हेडिंग होगी अनुनादी आवृत्ति, मतलब कि एफ आर, तथा प्रतिबाधा एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा बोले तो जेड के मध्य वक्र। ओके, क्या होगा? अपने पास प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला था आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला था। ये कौन सा केस था तो एलसीआर में, लेकिन सी का मान वी नोट सी इज ग्रेटर देन वी नोट एल वाला केस था। यहाँ पे देखो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू पुट कर दो तो ये बन जाता है आर स्क्वायर 1/ओमेगा सी, और ओमेगा का मान कितना? 2 पाई f c माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? ओमेगा एल होता है तो 2 पाई f l, और उसका कर दिया हमने स्क्वायर। ये कंडीशन निकल के आ गई। ठीक है जी। यहाँ से बच्चों में करना क्या है? यहाँ से सिंपल हमें आवृत्ति को बढ़ाते चलना। ये अनुनादी आवृत्ति है एफ आर। ओके, एफ आर को आप इंक्रीज करो। मान लो कि एफ आर का मान पहले स्टार्टिंग में बहुत कम था, एक आध था होगा अति अल्प। एफ आर को लगातार बढ़ाने की कोशिश करो। ध्यान रखना एक्स सी का मान ज़्यादा था, उस केस के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है। तो पहले ये मान ज़्यादा है, ये मान कम है। जब आप एफ आर का मान बढ़ाओगे, जरा गौर से सुनना बात को, यदि आप एफ आर को इंक्रीज करते हो तो देखते हैं कि इस ब्रैकेट वाली वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एफ आर बढ़ेगा तो 1/एफ आर का मान घटेगा, तो इसका मान तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मान क्या होगा? एफ आर बढ़ेगा तो ये मान बढ़ेगा। ओके, जो संख्या माइनस हो रही है वो बढ़ेगी। जैसे कि मान लो इस पूरे का मान पहले 50 था, फॉर एग्जांपल इस पूरे का मान पहले 2 था, तो 50 - 2 रिजल्ट कितना आ रहा था? 48 आ रहा था ना। 48 प्लस में आर स्क्वायर, उसका रूट और जेड का मान निकल के आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एफ आर बढ़ाया तो क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो परिणामी मान है वो तो घट गया। जैसे कि मान लो ये घट के 45 हो गया, ये मान परिणामी मान बढ़ गया, मान लो बढ़ के ये 5 हो गया। मान कितना बचा? 40। ब्रैकेट का मान कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो जेड का मान भी क्या होगा? कम होगा। एफ आर का मान और अधिक बढ़ाओ, एफ आर का मान और अधिक बढ़ाया तो एफ आर बढ़ेगा तो 1/एफ आर का मान घटेगा, यानी कि इसका मान और कम होगा। इस वैल्यू का मान बढ़ जाएगा क्योंकि हमने एफ आर बढ़ाया है, तो इसका मान और कम हो जाएगा। मान लो ये 30 हो गया, ये बढ़ेगा, मान लो 15 हो गया, कितना बचा? 15 बचा। एफ आर लगातार आप बढ़ाते चलोगे ना तो ये जो वैल्यू है वो लगातार घटती जाएगी, और ये वैल्यू लगातार क्या होगी? बढ़ती जाएगी। मान लो ये घटते घटते यहाँ पे आ गई 25, इसका मान आ गया 20, कितना बचा? 5। फिर दोनों का मान ही कितना हो गया? 22.5, 22.5। ये घटते घटते ये बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन दोनों बराबर भी हो जाएंगे। 22.5, 22.5 जीरो आ गया, यानी कि एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया। उस केस में जेड का मान कितना बचेगा? आर स्क्वायर का रूट, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट का मान तो जीरो बन जाना है। तो क्या देखा आपने कि प्रारंभ में जब एफ आर का मान बढ़ाया जाता है तो जेड का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और कम होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू जीरो बन जाती है, और जेड का मान किसके तुल्य आ जाता है? आर के तुल्य। और वो मिनिमम प्रतिबाधा होती है, और कौन से केस में होती है? एक्स एल एक्स सी बराबर हो जाती है, तो अनुनाद की अवस्था में होती है। ओके, तो जेड का मान धीरे धीरे पहले क्या हुआ? घटा। और कम बढ़ा दीजिए एफ आर को, और अधिक बढ़ाओगे ना तो ये जो वैल्यू है वो कम हो रही थी, मान लो ये वैल्यू 15 हो गई, ये वैल्यू बढ़ रही थी, मान लो ये वैल्यू 30 हो गई, तो कितना बचा? माइनस का 15, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये मान तैयार हो जाएगा। और यदि एफ आर बढ़ाओगे तो इसका मान कम होता रहेगा, इसका मान बढ़ता रहेगा। अब इसका मान लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि इसका मान कम होते होते मान लो 5 हो गया, इसका मान बढ़ते बढ़ते मान लो 50 हो गया। आंसर कितना आया? माइनस का 45। स्क्वायर करोगे 45 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जहाँ पहले वैल्यू क्या हो रही थी? 48, परिणामी मान ब्रैकेट का 48, 40, 15, 5, 0। 0 के बाद क्या हो रहा है? 15, 45, 50, 75, इस प्रकार से। तो ये जो केस है ना, यहाँ तक तो क्या हुआ? जेड का मान घटा, ये ब्रैकेट का मान है
परिणामी ब्रैकेट का मान है 48, 40, 15, उसके रिस्पेक्ट में जेड भी परिवर्तित हो रहा है ना, तो जेड का मान यहाँ 0 जब तक नहीं आ गया तब तक तो घटा, और उसके बाद ये वापस क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो जेड का मान क्या होगा, एफ आर को पहले बढ़ाएंगे ना, तो जेड का मान एक बार तो गिरेगा, उसके पश्चात क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो आरेख बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, इधर आप अनुनादी आवर्ती एफ आर ले लोगे और इधर आप प्रतिबाधा जेड ले लोगे, तो प्रारंभ में जेड का मान घटता है, घटते घटते और मिनिमम इस प्रकार से होते वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा, ये आवृत्ति है ना इधर, ओके, यहाँ मिनिमम होगा अनुनादी आवृत्ति पे, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर होंगे तो आवृत्ति क्या बनेगी, अनुनादी आवृत्ति। और ये मिनिमम होगा कितना, ये मिनिमम होगा बच्चों जेड मिनिमम बराबर कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा। आर से कम प्रतिरोध संभव नहीं है, क्योंकि वापस प्रतिरोध का मान है यानी कि प्रतिबाधा का मान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अतः अनुनादी परिपथ में मिनिमम प्रतिरोध कितना होता है, आर होता है। तो ये आवर्ती और प्रतिबाधा के मध्य में एक आरेख निकल के आ गया। अब अपने क्या करेंगे, आवर्ती और धारा के बीच में आरेख खींचते हैं कि आवर्ती और धारा के बीच में आरेख कैसा बनता है। तो इसका आरेख बच्चों आप कैसे बनाओगे, प्रतिबाधा किसी भी परिपथ में, प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध है। अब हमें आरेख किसका बीच में खींचना है, एफ आर और आई के बीच में आरेख खींचना है। तो किसी परिपथ में यदि प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता है तो उस केस में धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और जब प्रतिरोध बढ़ने लगता है तो धारा का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो आप ऐसा सिंपल इसको देख के यहाँ पे एक आरेख बना सकते हो। ये तो हो जाएगा धारा और ये हो जाएगा आवृत्ति। तो पहले प्रतिरोध का मान क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था ना, तो धारा का मान बच्चों धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। फिर प्रतिरोध मिनिमम आया तो धारा यहाँ मैक्सिमम, प्रतिरोध वापस बढ़ना शुरू कर देता है, धारा का मान क्या हो जाता है, मिनिमम होना शुरू हो जाता है। तो ये अपने पास एक आरेख बनता है धारा और एफ आर के बीच में। यहाँ पे धारा मैक्सिमम निकल के आई है, धारा कितनी निकल के आई है यहाँ पे, आई मैक्सिमम। और कब भी, जब आवर्ती का मान कितना था, एफ आर, क्योंकि एफ आर आवर्ती पे प्रतिबाधा न्यूनतम हुई थी तो धारा का मान वहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये सिंपल आवर्ती और धारा के बीच में वक्र निकल के आता है। अब अपनी बात करेंगे अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों की। तो बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्या है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। ओके, अपने पास धारा और आवर्ती के बीच में ऐसा ग्राफ था। अर्ध शक्ति का मतलब क्या हो गया कि आवर्तियों के ऊपर, कौन सी आवर्ती, जो आपने धारा और आवर्ती के बीच में जो आरेख खींचा है उसमें ये जो आवर्ती वाला जो आरेख आपको नजर आ रहा है, धारा और आवर्ती के मध्य एक खींचे गए वक्र में स्थित वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान आधा हो, उन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। वे बिंदु जिन पर शक्ति का मान क्या हो, आधा हो, अर्ध शक्ति बिंदु कहलाएंगे। और अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्तियां होंगी वो क्या होंगी, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां होंगी। यहाँ पे हमें कहीं भी शक्ति नजर नहीं आ रही है, आप आवर्ती देख सकते हो, आप धारा को देख सकते हो, पता नहीं शक्ति आदि किस बिंदु पे होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, उन बिंदुओं को तलाश करेंगे जहाँ शक्ति का मान आधा होता है, और उससे पहले भी अपने ये ज्ञात करेंगे कि जिस बिंदु पे शक्ति का मान आधा होता है उस बिंदु पे धारा का मान कितना होता है। जैसे बच्चों शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है I स्क्वायर R। कैसे आया, क्योंकि P बराबर V इंटू आई होता है, और V का मान पुट कर दो IR, तो I और I स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, I स्क्वायर R बन जाता है। तो शक्ति का एक सूत्र होता है I स्क्वायर R। इस सूत्र को अपने काम में लेंगे, क्या होगा, अर्ध शक्ति बिंदु क्या होंगे, उन बिंदुओं पे शक्ति का जो मान होगा वो अधिकतम शक्ति का आधा हो जाएगा। जैसे सिंपल शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया था, I स्क्वायर R, ठीक है जी, ओके। परिपथ का एक सामान्य प्रवाहित धारा जो होती है बच्चों, वो हमेशा RMS मान होता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का कौन सा मान होता है, RMS मान होता है। धारा के मोस्टली 3 मान की हम बात करते हैं। तात्क्षणिक मान सिंपल आई होता है, जिसका समीकरण आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी मोस्टली यूज होता है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई RMS होता है, अधिकतम धारा आई नोट होता है। तो यहाँ पे P बराबर क्या बन गया, आई RMS का स्क्वायर इंटू आर। ये परिपथ की एक सामान्य धारा है, सामान्य शक्ति है। यदि अधिकतम शक्ति की बात करें, P मैक्सिमम की अपने बात करें ना, तो RMS मैक्सिमम मान क्या होगा, फिर हमें ये धारा सामान्य धारा नहीं काम में आएगी, फिर वो मैक्सिमम धारा हमें काम में लेनी पड़ेगी, इंटू क्या हो गया R। सामान्य शक्ति मतलब परिपथ की सामान्य धारा, मैक्सिमम शक्ति मतलब परिपथ की मैक्सिमम धारा, ओके, स्क्वायर इंटू R।
बार। तो क्या होता है, अर्ध शक्ति बिंदु पे इस जो शक्ति का मान होता है वो अपनी अधिकतम शक्ति का कितना होता है, आधा होता है। यानी कि जो P का मान होगा वो P मैक्सिमम बटे में 2 होगा। कब, अर्ध शक्ति बिंदु पे। इसी पैटर्न के आधार पे अपने धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करोगे, इस चीज़ को समझना जरूरी होगा कि सामान्य जो शक्ति होती है ना, जैसे कि नॉर्मल P का जो मान होता है वो P मैक्सिमम का कितना होता है, आधा। तो नॉर्मल P क्या होता है, I स्क्वायर, I क्या होगा, RMS, R इज इक्वल मैक्सिमम ज्ञात करेंगे IRMS मैक्सिमम स्क्वायर इंटू R बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। R से बच्चों R कैंसिल हो गया तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाता है, IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर बटे में आ गया 2। तो यहाँ पे स्क्वायर है, सामने पहुँचा दो रूट, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा RMS होगी, उसका मान कितना बनेगा, IRMS परिपथ की मैक्सिमम धारा का और बटे में कितना आ गया, √2। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। RMS मान कौन सा होगा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगा। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान होता है वो अपने परिपथ की मैक्सिमम धारा का 1/√2 गुना होता है। मैक्सिमम धारा का, परिपथ में जो भी मैक्सिमम धारा शिखर मान की धारा होती है उसका 1/√2 गुना होगा। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों पर शक्ति का मान तो अधिकतम शक्ति का आधा होता है, जबकि धारा का मान अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होता है। कहाँ, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों पर। तो अब आप क्या करते हो, ये पहचान गए कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पे धारा का मान अधिकतम धारा का 1/√2 गुना, और √2 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1.414, तो बच्चों आपको IRMS का मान निकल के आएगा 0.7070। यानी कि जो भी धारा का मैक्सिमम मान होगा उसका 0.70 गुना कर लो, वहाँ पे आपको अर्ध शक्ति बिंदु मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे धारा 100% है, मैक्सिमम है, इसका 50% या बीच में आएगा, 70% चाहिए थोड़ा सा ऊपर ले लो, तो फिर 70% आपको यहाँ मिलेगा धारा का। तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट ये मिल गया, 1 पॉइंट ये मिल गया। इन बिंदुओं पे शक्ति का मान आधा है, यानी कि धारा का मान अगर अपने अधिकतम मान का 70% है। इनके संगत आप यहाँ पे आवर्तियाँ निकाल लो, तो एक आवर्ती तो ये आ गई F1 और एक आवर्ती ये हो गई F2। तो F1 और F2 है ना, वो अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ हैं। और ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं इसको मैं A और B नाम दे दूँ, तो ये अर्ध शक्ति बिंदु है। अर्ध शक्ति बिंदु कौन सी हो गई, A और B हो गए। और अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ कौन सी हो गई, F1 और F2। यहाँ पे अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियाँ हो गई। तो ध्यान रखना, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों पे शक्ति का मान तो क्या होता है, आधा होता है, जबकि धारा का मान अपने अधिकतम मान का 0.70 गुना होता है, या यूं कह लो 70% होता है, या यूं कह लो अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होता है। तो ये कंडीशन आप अच्छे से याद रखोगे अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों के लिए। ओके बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।